नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों बारिश की झड़ी के साथ साथ राजनीतिक बयानों की भी बौछार हो रही है। सत्ताधारी कांग्रेस हो या विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ताजा मामला डी पुरंदेश्वरी के चिंतन शिविर में दिए गए बयान को लेकर है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस में तल्खी बढ़ती ही जा रही है। तो क्या माना जाए कि मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना एजेंडा सेट कर लिया है? बड़ा सवाल ये भी कि पुरंदेश्वरी का थूक वाला बयान बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा। देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर करते हैं चर्चा। प्रदेश में 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी अब मिशन 2023 के ब्लूप्रिंट पर मंथन करने में जुट गई। इसकी शुरुआत बस्तर में चिंतन शिविर से हुई, लेकिन आखिरी दिन प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बीजेपी कार्यकर्ताओं को चार्ज करते करते कुछ ऐसा कह गए, जिसके बाद सूबे में बयानों की बाढ़ सी आ गई। पहले आपको पुरंदेश्वरी ने क्या कहा था? एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। पुरंदेश्वरी के बयान सामने आते ही बीजेपी नेताओं ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस भी जमकर हमलावर रही। पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाबी हमला बोला, तो अब संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने याद दिलाया कि पिछले चुनाव में रमन सिंह ने भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहा था, लेकिन नतीजा सबने देखा, उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान का जवाब भी जनता ही देगी। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में कहा था छोटा आदमी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह की इसी टिप्पणी का जवाब कांग्रेस को 70 सीटें देकर दिया। डी पुरंदेश्वरी की टिप्पणी का भी जवाब मिलेगा और उस जवाब की गूंज भाजपा को बहुत दिन तक सुनाई देगी। दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार कर कहा, कांग्रेस नेताओं के पास सरकार की उपलब्धि गिनाने के नाम पर कुछ नहीं, इसलिए पुराने और गड़े मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान भटका रही है। वोट किस तरीके से बटोर सके, इन मुद्दों को वो सामने रखना चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सरल है, भोली है, लेकिन समझदार है। उन्होंने समझ लिया कि क्या डॉक्टर रमन सिंह की 15 वर्ष की सरकार थी और 2.5 वर्ष में इस सरकार का पसीना कैसे छूट रहा है, ये जनता ने समझ लिया। भाजपा ने बस्तर में चिंतन शिविर कर धर्मांतरण को मुद्दा बनाते हुए सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी, लेकिन कैडर बेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के चक्कर में पार्टी प्रभारी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद पार्टी खुद चौतरफा घिरी नजर आई। जवाब में हमलावर सत्ता पक्ष ने याद दिला दिया कि 2018 में भाजपा नेताओं का बड़बोलापन कितना भारी पड़ा था। बहरहाल लगता नहीं कि बयानों का ये सिलसिला चुनाव तक थमेगा। बड़ा सवाल है, क्या जनता इन बयानों को भूल पाएगी? स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस से विकास उपाध्याय जी हैं, जो रायपुर पश्चिम से विधायक और संसदीय सचिव हैं। भारतीय जनता पार्टी से केदार गुप्ता जी हैं, जो पर्यटन बोर्ड के पूर्व वाइस चेयरमैन रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। राजनीति में बयानों का बहुत महत्व है और बयानों को लेकर ही राजनीति में आगे बढ़ा जाता है। शायद शैलेश नितिन त्रिवेदी सही कह रहे थे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को मणिशंकर अय्यर ने चाय बेचने वाला कहा, उसके बाद सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा, वो उनके लिए संजीवनी साबित हुआ। ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी पर भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमला कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव से पहले की बात हो, जिसको आज शैलेश नितिन त्रिवेदी ने उद्धृत किया है कि डॉक्टर रमन सिंह ने उनको छोटा आदमी कहा था, और वहाँ से जो एक सिलसिला शुरू हुआ और अभी डी पुरंदेश्वरी का जो बयान आया है, कांग्रेस उसको लगातार आगे बढ़ा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा पकड़ा हुआ है धर्मांतरण का, तो कांग्रेस के पास भी लाजमी है कि किसी मुद्दे को लेकर आगे चलना है, तो डी पुरंदेश्वरी का बयान उनके लिए संजीवनी साबित हो रहा है। विकास उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि डी पुरंदेश्वरी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में आपकी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री खुद जवाब दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह के करीब 3 साल पुराने बयान को फिर से आपकी पार्टी रीजनरेट कर रही है। तो जैसा कि कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, एक बात ये भी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह धर्मांतरण के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, तो आपकी पार्टी क्या काउंटर स्ट्रेटेजी के तहत इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है?
सीरीज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर चुनाव के पूर्व हमने घोषणा पत्र बनाया था और उस घोषणा पत्र में जन घोषणा पत्र था। उस जन घोषणा पत्र पर लगातार कांग्रेस पार्टी अमल कर रही है। 2.5 साल की सरकार में, 2.5 साल की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार में 2 साल कोरोना से जंग लड़ने के बाद हम छत्तीसगढ़ में अपनी घोषणाओं के 75% से भी ज्यादा वादों को हम लोगों ने पूरा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को तो चिंता करना है और भारतीय जनता पार्टी की चिंता वाजिब भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में ना कोई मुद्दा है, ना कोई नेता और ना कोई चेहरा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी, सम्मानित मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी के नेताओं ने, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात का संकेत दिया कि रमन सिंह जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। सब नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब दूसरे रास्ते पर चल रही है। बस्तर में चिंतन शिविर हुआ। चिंतन इस बात का था कि हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पहले ही बी पुरंदेश्वरी देवी जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, या एक प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने पहले इस बात को बयां किया है कि भूपेश बघेल जी का एक किसान नेता होना ये बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं, बी पुरंदेश्वरी देवी वरिष्ठ नेता हैं, साथ साथ महिला हैं, और जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है वो बयान मैं आपको बोलकर सुना नहीं सकता। मुझको इतना उसमें इतनी दिक्कत उसमें उस बयान पर मैं उसको बयान नहीं कर सकता आपके सामने, उसकी जो हकीकत है जिसको पुरंदेश्वरी देवी जी ने कहा। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा नहीं बना रही है। हमको मुद्दे की आवश्यकता नहीं है, हम विकास पर काम कर रहे हैं, हम इस प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता जो छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो बयान को सुन रही है, उस बयान पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हर चौक चौराहे में, हर पान ठेला में, हर शहर में, हर पंचायत में, हर वार्ड में इस पर चर्चा हो रही है। लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी और उनकी विचारधारा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ और हम इस बयान को लेकर हम जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। जनता के बीच से ये आवाज निकल कर आ रही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बड़बोलापन पहले भी रहा है, रमन सिंह जी ने भूपेश बघेल जी को जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे छोटा नेता कहा था। हम तो छोटे हैं, कांग्रेस पार्टी छोटी है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करके 15 साल में 70 सीट पर हम लोग चुनाव जीत कर आए। इसका घमंड नहीं है, इसका घमंड नहीं। हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारी पार्टी की सोच, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और लोकतंत्र में हार जीत श्री जी एक परंपरा, हार जीत एक चीज हो सकती है, परंपरा हो सकती है। कोई हारेगा, कोई जीतेगा, लेकिन जिस प्रकार भाषा शैली का प्रयोग, जिस प्रकार के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाने का प्रयास कर रही है, झूठी चीजों को फैलाने का प्रयास कर रही है, तो उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। और आने वाले 2.5 साल में जो कांग्रेस का चुनाव होगा, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, यही जनता फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएगी और हम जनता की सरकार में वापिस आएंगे। और लोगों का जो काम है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो सपना छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग, यहाँ की 2-2.5 करोड़ से ज्यादा जनता ने जो सपना देखा था, उस सपने को कांग्रेस पार्टी ही पूरा कर पाएगी। चलिए, केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। केदार जी, आपने विकास जी को भी सुना होगा और जिस तरह से आपकी पार्टी के नेताओं के जो बयान है वो आपकी पार्टी पर अब भारी पड़ रहे हैं। पहले भी ये इतिहास रहा है, चाहे कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, जो आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी, उन पर हमला किया और उसका खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ा। क्या आपकी पार्टी भी वही गलती करने जा रही जो कांग्रेस ने गुजरात में और देश में की थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता की आवाज होती है। हम छत्तीसगढ़ में आज देखते हैं तो एक वर्ष में 10,000 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होती है। खाली आदिवासी भाइयों की बात करें, सिर्फ जसपुर की बात करें तो 1076 केस एक वर्ष में रैप के महिलाओं के साथ ये घटना घट रही है। और कोंडागांव केशकाल में तो थाने बिक गए, वो आत्महत्या करने चला गया उसका पिता और लड़की ने तो आत्महत्या कर ली। ये रैप के मामले में, और इसमें अगर किसी महिला के मुंह से ये संवेदना निकलती है तो ये कहाँ गलत है, कैसे गलत है? और दूसरी बात,
ये टिप्पणी की बात करते हैं तो इनके माननीय दिग्विजय सिंह की टिप्पणी ये भूल गए क्या? इन्हें याद नहीं है? एक महिला के बारे में मीनाक्षी नटराजन जी को टंचमाल कहा था, ये भूल गए? सुशील शर्मा का नैना साहनी हत्याकांड तंदूर में जला दिया। केदार जी, तो इनकी जो बातें हैं, मैं एक मिनट डॉक्टर साहब, इनकी जो बातें हैं और इनकी जो करनी है उससे भारतीय जनता पार्टी के टिप्पणी का लेना देना नहीं होता। हम तो जो दुखती हुई रग है उसकी बात कर रहे हैं। और ये जिस हिसाब से इन्होंने जो जन घोषणा पत्र कहा कि जन घोषणा पत्र के आधार पर हम वादे पूरे कर रहे हैं, अभी तक बेरोजगारी भत्ता 2500 नहीं दिया। शराब की दुकानें जो माताओं बहनों को कहा था पूरी बंद कर देंगे, शराब बंदी कर देंगे, आज तक शराब बंदी नहीं हुई। कौन से घोषणा पत्र और किस घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं ये? अरे कल चुनाव कराकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बह गए। केदार जी, अभी चुनाव का टाइम है और कल चुनाव तो नहीं होंगे, लेकिन मेरा जो सवाल है वो मैं दोबारा से दोहराता हूं कि आपकी पार्टी को इस तरह के बयानों का क्या नुकसान नहीं होगा, जैसे गुजरात में कांग्रेस को हुआ, देश में कांग्रेस को हुआ? आप दिल्ली की बात यहाँ लाएंगे तो नहीं, लेकिन आप यहाँ के नेता को, यदि आपके ही यहाँ के नेता यदि बोलेंगे तो क्या आपकी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? मेरा सीधा सवाल है। नहीं, मैं आपको स्पष्ट जवाब दे रहा हूं कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो महिलाओं की स्थिति है, एक तो शराबबंदी कर जो झूठे तरीके से वोट लूट लिया, और सरकार महिलाओं का 50% वोट होता है, और शराबबंदी की मांग का पुरजोर समर्थन उन लोगों ने किया था। और दूसरा, बलात्कार की जो घटना और छेड़छाड़ की घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है, अगर कोई महिला उद्वेलित होकर ये बात को कह देती है तो निश्चित रूप से सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है, ना कि उसके बयान पर टिप्पणी करने की आवश्यकता है। मैं पूछता हूं कि आखिर ये बलात्कारियों को संरक्षण क्यों? धर्मांतरण की बात करते हैं, अभी रायपुर का मामला देखिए, तो धर्मांतरण का जो विरोध कर रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं, और जो धर्मांतरण कर रहे हैं वो खुले घूम रहे हैं और कह रहे हैं हम खुले हम धर्मांतरण करेंगे, और ऐसी बात कह रहे हैं, और ऐसा जज्बा है उनमें कि कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण करेंगे। ये कौन सी बात है? ये कौन सी सरकार है? और अगर इस पे कोई ये टिप्पणी करता है तो ये टिप्पणी का मायने समझना चाहिए। सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है। मैं फिर से कहूंगा कि अगर कोई बलात् और पहला फुसला अगर धर्मांतरण करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा लड़ाकर लड़ेगी। केदार जी, मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि आपकी पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? देखिए, फायदे नुकसान की बात नहीं है, ये तो मन में दुख हुआ, और महिलाओं, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में अगर कोई टिप्पणी होती है तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की महिलाओं की आवाज है, छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उसकी आवाज है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है, और शराबबंदी अगर नहीं होती है तो हम शराबबंदी के लिए भी पुरजोर आवाज उठाएंगे, और बलात्कारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, धर्मांतरण को रोका जाए। इन सब की पीड़ा को लेकर अगर कोई बात होती है तो ये फायदे नुकसान की नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता और माताओं के हित की बात करते हैं। आप बार बार उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो घोषणा पत्र में थे, लेकिन अभी बात सिर्फ बयानों की हो रही है कि बयान से आपकी पार्टी को नुकसान होगा कि फायदा होगा, लेकिन आपका कहना कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी वो पीड़ा थी, पीड़ा प्रकट करने का भी ये कौन सा तरीका था? नहीं, देखिए, सवाल तरीका नहीं होता। जब मन में दुख होता है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती है, और देखते हैं कि वोट तो लूट लिया ये लोगों ने, और उसके बाद महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, बलात्कार हो रहे हैं, शराबबंदी नहीं हो रही है। मेरे युवा बेरोजगार भाई 2500 रुपए उनको जो माहवारी देने की बात थी, बेरोजगारी भत्ता, वो भत्ता नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे 32 लाख किसान है, और आज अगर धान खरीदी और न्याय योजना की बात होती है तो इनके पास 16 लाख किसान है। तो क्या क्या झूठ नहीं बोला इन्होंने? ये अपनी करनी को तो देखें, क्या बोलकर वोट लूटा इन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश की भोली भाली जनता का, और आज क्या सुलूक कर रहे हैं। तभी तो नारे लग रहे हैं ना दिल्ली तक, बाबा बाबा बोल रहा है, छत्तीसगढ़ डोल रहा है। तो एयरपोर्ट में नारे लगते हैं कि छत्तीसगढ़ अड़ा है और माननीय भूपेश बघेल जी खड़ा है। ये क्या है? क्या है? इन्हीं की पार्टी में दोहरारे हैं, और आप कहां पर कैसी चिंता की बात कर रहे हैं? अपनी पार्टी को तो संभालें, क्योंकि इनके पार्टी के नेता ही इनके कारगुजारियों से परेशान है। विकास जी, जैसा केदार जी तो हालांकि मुद्दे से हटके बात कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बात बोली उसमें कितना दम लगता है आपको, जैसी वो बात कर रहे हैं? देखिए शिरीष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं केदार गुप्ता जी, और हमारे बड़े भाई भी हैं, लेकिन दिन में सपने देख रहे हैं। ठीक है, सपना देखना अच्छी बात होती है, लेकिन सपने में उन बातों को मत करें जो पॉसिबल नहीं है। आपने अगर
कि छत्तीसगढ़ का किसान अगर आज खुशहाल है, छत्तीसगढ़ का गांव, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एरियाओं में जाकर आप देखिए, किसानों से बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता हैं, विधानसभा में जब जिस प्रकार से केदार गुप्ता जी बात कर रहे थे उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बात किया और नेता प्रतिपक्ष ने बात किया। तब हमारे कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने खड़े होकर पूछा, आप किसान नेता हैं, आप बताइए कौशिक जी, आपने जो राजीव गांधी न्याय योजना में और किसान के कर्जे में अपना कर्जा माफ कराया कि नहीं कराया? तो वो बोल नहीं पाए। उनके खाते में पैसा आया कि नहीं आया? तो खाते में पैसा भी आ रहा है, आप उसका योजना का लाभ भी ले रहे हैं। बिजली बिल केदार गुप्ता जी पटाते हैं कि नहीं पटाते हैं? घर में पटाते हैं ना। तो 400 यूनिट बिजली से अभी बिजली बिल पहले आपकी सरकार में कितना आता था, अभी कितना आता था? फर्क है? नहीं फर्क है तो भाभी से पूछ लेना, हमारे भतीजे लोग से पूछ लेना, वो लोग बताएंगे, क्योंकि आप नेता है, आपको जानकारी नहीं होगी कि कितना बिजली बिल कम आ रहा है। और रही शराब की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही शराब को बंद करेगी। सरकार शराब बेचने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कराई, लेकिन अब इसके पूरे सामाजिक आंकड़ों को देखते हमने तो एक समिति बनाई थी जिसमें सभी राजनीतिक दल को रखा और उस समिति की बैठक में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोई भी विधायक साथी को नहीं भेजा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि शराब बंद हो। शराब बंद नहीं होगा तो उनको मुद्दा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मत साफ है। कांग्रेस पार्टी अपनी बातों में अड़िग है। शराब बंदी होगी, इसी सरकार में होगी। पहले कितनी दुकानें होती थी, अभी कितनी दुकानें हैं उसका अनुमान आप लगा लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। आपकी पार्टी शराबबंदी जरूर करेगी और इस मुद्दे पर केदार गुप्ता जी कुछ बोलना चाहते हैं? पर जाने से पहले विकास उपाध्याय जी का कहना था कि उनकी सरकार शराबबंदी जरूर करेगी। केदार गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस विषय पे? हाँ, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, ब्रेक मिल गया तो मैंने अपनी श्रीमती को आवाज देकर बिजली बिल मंगाया। मेरे सामने विकास भाई ने कहा भाभी से पूछ लें, तो मंगाया और उससे पूछा भाई कि कांग्रेस का क्या नारा था चुनाव के पहले बिजली बिल के लिए? तो बोली कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। तो मैं बोला हाफ हुआ क्या बिजली बिल? तो बोले नहीं, सिर्फ 400 यूनिट में कम करके भेजते हैं। तो मैं बोला ये हाफ की परिभाषा में आता है? बोले नहीं, इन्होंने तो ठग लिया, इन्होंने जनता का वोट ठग लिया। तो पूछ लिया मैंने घर में और बिजली बिल भी दिखा रहा हूं, सामने रखा है, बंटवाते वही लोग हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने ठगा है। और प्रॉपर्टी टैक्स की बात 3 साल पहले का भी ले आना ना, 3 साल पहले का भी बिजली बिल लेकर आना भैया। अरे मैं भाभी से 3 साल पहले का भी बिजली बिल मंगा लीजिए। नारा दिया था 3 साल पहले का भी तो मंगा के देख लीजिए। कभी माफ नहीं हुआ, नेशनलाइज बैंक। मैं समझ गया भाभी आपको डांटी है, केदार गुप्ता जी, समझ गया भाभी आपको डांटी है। केदार गुप्ता जी, सुनो भैया, केदार गुप्ता जी, मैं समझ गया भाभी ने आपको डांट लगाया। विकास जी, झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो करके। विकास जी, केदार गुप्ता जी, आपकी पार्टी के नेता ने भी 15-15 लाख रुपए हर किसी के खाते में लाने की बात की थी, उसका क्या हुआ? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से वो आज तक के वीडियो सामने नहीं आया। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक को लाभ होगा और हुआ। आज आयुष्मान योजना देखिए, 5 लाख रुपए का आपके घर में सिलेंडर आता है गैस का, उसकी सब्सिडी खत्म हो गई है। डॉक्टर साहब, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सब्सिडी बैंक अकाउंट में आती है और 15 लाख में 5 लाख तो आयुष्मान योजना का हो गया, 1,45,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास का हो गया, और जो हाउसिंग लोन में 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 6.75 हो गया। प्रधानमंत्री आवास किसको मिलेगा, किसके लिए बात हुई थी? बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया। तो निश्चित रूप से सबके खातों में पैसा आया। यही 15 लाख है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हाथों में है। निश्चित रूप से मैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उसको स्पष्टता और आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना में मिलते हैं, 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर में मिलते हैं, और आज इंटरेस्ट सब्सिडी से लेके हाउसिंग में सारे लोगों के लिए कोई एक उसमें छूट नहीं है। 6.75% हो गया हाउसिंग। विकास जी आपको बेहतर बता पाएंगे, विकास जी बेहतर बता पाएंगे। विकास जी, आपको 15 लाख रुपए का लाभ हुआ है, ऐसा केदार गुप्ता जी का कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर जाने की जरूरत नहीं। सीरीज भी अपने घर में पूछे, गुप्ता जी अपने घर में पूछ ले सीरीज भैया कि भाभी से पूछ ले 15 लाख मिला है क्या, उनको आवास का पैसा मिला है क्या, आयुष्मान में पैसा मिला है क्या, वो उनसे पूछ लेना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे इनके नेता वैसे इनके कार्यकर्ता बड़ी बड़ी बातें हैं और जानते कुछ है नहीं। बड़ी 15-15 लाख आएगा, काला धन आने वाला था तो कौन सा काला धन आ गया?
किस प्रकार का काला धन को आप लोग लेकर आ गए। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देश के पैसा खाने वाले लोग इस देश को छोड़कर चले गए और आपकी पार्टी के बड़ी नेताओं के सांठगांठ के साथ में। तो ये भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने में कभी भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और झूठ बहुत सफाई के साथ ये लोग कहते हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहते थे, अमित शाह जी का खुद बयान है कि वो जुमला था। तो जुमला आप किसने इस देश की जनता को बेवकूफ बनाया। 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएंगे, काला धन आएगा, गैस की सब्सिडी मिलेगी, तमाम चीजों, महंगाई कम होगी। कांग्रेस आई, महंगाई लाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आकर घरों को लूट कर चले गई। जिस प्रकार से गैस का, रसोई गैस का, पेट्रोल डीजल के दाम है, अन्य खाद्य प्रकार के दाम है, तो आसमान को छू रहे हैं। और ये केदार गुप्ता जी, आपके अमित शाह जी के बयान का खंडन करते हैं जो उन्होंने जुमले वाली बात कही थी। ईरानी जी कहाँ पर है? सीधी बात है, मैं तो हिसाब बता रहा हूँ। आप अमित शाह जी के बयान का खंडन करते हैं क्या? मैं आपको हिसाब बता रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी कहाँ है? कैसे मिले? फिर अमित शाह जी ने तो कहा ये जुमला था। राजनाथ सिंह कहाँ है? प्याज की माला पहन के डांस की थी, गैस टंकी को लेके डांस किया था। कहाँ है वो लोग? आप तो दिख ही नहीं रहे। चलिए, ऐसा 1 करोड़ रुपए आपको ही मुबारक हो। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते जाएगा, दोनों दलों के बीच में बयानबाजी का दौर और बयानों के बाण चलते जाएंगे। लेकिन जनता को तय करना है कि किसके बयान में कितनी गंभीरता है, किसके बयान में कितनी सच्चाई है, और उसके आधार पर अपने मत का निर्धारण करना है। इस चर्चा में भाग लेने के आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।